हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएसएससी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए एमसीक्यू सेशन के अंदर। और यहाँ हम एम्स एमएससी नर्सिंग का एग्जाम जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसी के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। बिल्कुल वो सारे क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग नॉर्सेट के अंदर वास्तव में सही तरीके से बन सकते हैं, डिट्टो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे इस सेशन के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में बने हुए हैं फटाफट से लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल देखते हैं। पहले यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डबल बबल साइन। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, जो हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं उन सबको यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन डाला हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ जुड़े हुए हैं बिल्कुल डेली बेसिस पे अपडेट रहते हैं, वहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस उनको मिलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो टेस्ट सीरीज के अंदर है बिल्कुल उन्होंने तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल देखा ही होगा। डबल बबल साइन है ना, क्या पूछा गया है? डबल बबल साइन। तो डबल बबल साइन मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन ये है, तो वहां पे देखिएगा। तो डबल बबल साइन सीधा सा याद रखना है डिओडेनल अट्रेजिया के अंदर। कहां पे देखने को मिलेगा? डिओडेनल अट्रेजिया की कंडीशंस होती है वहां पे जब आप एक्सरे की फाइंडिंग देखते हैं तो आपको डबल बबल साइन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये जो आपका स्टोमक है, स्टोमक के बाद में आपका ड्यूडेनम जो है वो अट्रेजिया में है, ध्यान रखिएगा। ड्यूडेनम नहीं बना हुआ है फर्दर, है ना। तो इस तरीके की फाइंडिंग्स जो है तब आपने इसको ड्यूडेनल अट्रेजिया, अट्रेजिया का मतलब होता है अप्स एंड ओपनिंग, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी फाइंडिंग्स है तब अपन कह सकते हैं कि आपको एक्सरे की फाइंडिंग्स में इस तरीके के दो डबल बबल्स दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये डबल बबल साइन मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? डिओडेनल अट्रेजिया आपका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एमसीक्यू है आपके नॉर्सेट के अंदर आने के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। और स्पेशली इमेज बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने था दैट इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। क्या था? जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। यहां मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो इन्होंने एग्जाम दिया है वो बिल्कुल अभी आके बोलेंगे सर एग्जाम में तो पिक्चर नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं यहां पे वहाँ एग्जाम का सॉल्यूशंस इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपके नॉर्सेट के एग्जाम्स में आप सभी को हेल्प मिले। बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके नॉर्सेट के एग्जाम्स में मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो विद पिक्चर्स भी है, ध्यान रखें। वहाँ अगर पिक्चर हो नहीं हो कोई बात नहीं। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता क्या है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक ट्यूमर, जैसे आप देख पा रहे हैं पैंक्रियाटिक ट्यूमर है, ध्यान रखना है। यहाँ पे वो ट्यूमर क्या करता है, यहाँ पे जो है ये ट्यूमर है क्या करेगा, जो स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल्स है उसके ऊपर इफेक्ट दिखाएगा और ज़्यादा मात्रा में एचसीएल सिक्रेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? ज़्यादा मात्रा में एचसीएल का सिक्रेशन करवाएगा। और ज़्यादा मात्रा में एचसीएल के सिक्रेशन की वजह से क्या बन जाते हैं सर? पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेप्टिक अल्सर। तो ऐसा ट्यूमर जो यहाँ पे किसको ट्रिगर करेगा? पैराइटल सेल्स को ट्रिगर करेगा, ज़्यादा मात्रा में एचसीएल को सिक्रेशंस करने के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल। तो इस तरीके का जो सिंड्रोम होता है वो जोलिंगर एलिसन जेडी सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जेड ई सिंड्रोम, है ना। बिल्कुल। अब इसमें भी जो पेप्टिक अल्सर्स के अंदर मोस्टली ट्रीटमेंट काम में लेते हैं उसी तरीके का ट्रीटमेंट काम में लिया जाता है। और फर्दर कब यहाँ पे जो ट्यूमर है उसके ऊपर भी अपन क्या कर सकते हैं? सर्जरी जैसी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी। तो ये क्या हो गया? जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जो जिसके अंदर एचसीएल सिक्रेटिंग ट्यूमर होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एचसीएल सिक्रेट करवाएंगे और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर बन जाता है। ये फाइंडिंग्स आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था सर कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट किसकी? तो मोस्ट कॉमन साइट ब्रेस्ट कैंसर की। किसकी? ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए मोस्ट कॉमन का साइट क्या रहेगा? स्टूडेंट्स के द्वारा इतना ही डाटा हमें मिला है, इतना पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट। अगर आपको क्वाड्रेंट से पूछे तो क्वाड्रेंट में रहेगा मोस्ट कॉमन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा रहेगा? अपर आउटर क्वाड्रेंट, है ना। जो यहाँ मोर ग्लैंडुलर टिश्यूज इसके अंदर होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, वो होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो एक अगर आपके ऑप्शन में अपर आउटर क्वाड्रेंट था तब तो आपका राइट आंसर यही बनेगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके। अगर दूसरे बात करें कि यहाँ पे पूछा गया था कि किस टाइप का कैंसर होता है ना, तो उसमें याद रखिएगा डक्टल ब्रेस्ट कैंसर होता है। डक्टल कार्सिनोमा जो होता है
वो मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा ना। ब्रेस्ट कैंसर में भी कौन सा मोस्ट कॉमन होता है? डक्टल कार्सिनोमा, वी कैन से मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा। उसके अलावा आपको मिक्स्ड ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर मिल सकता है, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर और म्यूसिनियस ब्रेस्ट कैंसर मिलता है जो, और उसके अलावा लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है? डक्टल है, ध्यान रखिएगा, डक्टल ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन, है ना। और आउटर साइट याद रखें, अपर आउटर क्वाड्रेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट्स, है ना। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ें और शानदार चीज़ें देख पा रहे हैं जो आपके अपकमिंग नोट सेट के अंदर आपको हेल्प करने वाली हैं। तो बिल्कुल इसको अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और बिल्कुल आरएनसीसी का कंटेंट हमेशा बहुत ही वैलिड कंटेंट होता है, सिलेक्शन का रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर 500 स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ते हैं तो 300 सिलेक्शन लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसके बारे में? ESWL के बारे में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन था कि ESWL कहां अप्लाई नहीं होता है, इस तरीके का। तो ESWL नॉट यूज इन फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन, कौन से टाइप के स्टोन के लिए अलाउ नहीं होता है? तो सबसे पहले बता देते हैं अलाउ, यहां पे ESWL की बात करें जो यहां पे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जहां पे अपन लेजर रेज के द्वारा, है ना, ये जो यहां पे कंटेंट, ये जो है सोर्स क्या कर रहा है? लेजर लाइट्स के जरिए, यहाँ पे जैसे किडनी है, किडनी के अंदर अगर सिंगल स्टोन रखा हुआ है तो सिंगल लाइट्स के जरिए क्या कर रहा है? इस स्टोन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा और उसके बाद में ये टूटे हुए पार्ट्स यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक फॉली इंसर्ट करके लैसिक्स जैसा और फ्लश थेरेपी देके यहाँ पे अपन स्टोन को रिमूव करवा सकते हैं। तो ये ESWL है जिसके अंदर कहते हैं कि इंसिजन नहीं लगाना होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट लेजर रेज से ही काम हो जाता है ना, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये जो देखिएगा ये होता है मोस्टली जो सिंगल स्टोन्स होते हैं, सिंगल स्टोन्स, बहुत ज़्यादा बड़े स्टोन नहीं है, ध्यान रखिएगा, 10 to 20 mm तक के सिंगल स्टोन्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब ऑप्शन क्या था स्टूडेंट्स ने नहीं बताया कि वास्तव में वहाँ ऑप्शन क्या था, लेकिन मोस्टली मेरी तरफ से ये है कि ये कहाँ यूज आता है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली 10 to 20 mm के यानी कि 1 to 2 सेंटीमीटर के जो स्टोन्स होते हैं, सिंगल स्टोन होने चाहिए, उनके अंदर ये बहुत ही फायदेमंद होता है, ध्यान रखिएगा। वो निकल सकते हैं इससे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के। अगर कोई बड़े स्टोन है 3 to 4 सेंटीमीटर के लार्ज स्टोन है तो वो फिर क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, 2 से 3 सर्जरीज करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए PCNL ही बेस्ट रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मोस्टली अपन कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि कौन से टाइप का, मतलब जो सिंगल स्टोन्स होते हैं छोटे, यानी 1 to 2 सेंटीमीटर तक के, यानी 10 to 20 mm तक के स्टोन अपन इससे निकाल सकते हैं। उसके अलावा गॉल ब्लैडर पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है कि वहाँ पे भी अगर आपको 10 mm के 15 mm के सिंगल स्टोन्स मिलते हैं तो आप बिल्कुल उनको क्रश करवा सकते हैं लेजर रेज से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको इसके अंदर ESWL में से मिल सकता है, वो भी ध्यान रखें। इस तरीके का अगर आपको इमेज दिया जाए तो आप याद रखें ESWL, जो मोस्टली अपन स्टोन को रिमूव करने के लिए उसको स्टोन को ब्रेक करेंगे लेजर से, देन भी अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, और गॉल ब्लैडर के स्टोन भी निकाल सकते हैं इससे, तो वो भी क्या करते हैं, बाइल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, तो ये सारी जो है ESWL का प्रोसीजर है, ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें, एग्जाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया था, क्वेश्चन था डोपामीन एंटागोनिस्ट ड्रग। देखो डोपामीन के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग कौन सी होती है, तो आप सभी को पता होता जो अपन कहाँ देते हैं, मोस्टली लैक्टेशन के लिए, है ना। लैक्टेशन के लिए अपन कहते हैं कि वो मदर है उसको मिल्क नहीं बन रहा, वो छोटू को क्या पिलाए, तो क्या करते हैं, वो टैबलेट लिख देते हैं कि डोमपेन की टैबलेट दे दो, मेटोक्लोप्रामाइड की टैबलेट दे दो, है ना। तो उससे क्या होता है, ये आपका BD या TDS इस तरीके की टैबलेट चलाते हैं और उससे मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है, ये मेटाक्लोप्रामाइड, अब कभी कभी किसी लेडीज के अंदर क्या हो जाता है, इसकी वजह से EPS के जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं ना, EPS के जैसे सिम्टम्स आने लगे। ये क्यों आने लगे, देखो ये क्या करते हैं, डोमपेरिडोन हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, ये डोपामीन को कम करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, डोपामीन को कम करने का काम करते हैं। अब आपको पता है डोपामीन होगा तो सूडो पार्किंसोनिज्म जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डोपामीन के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट है। तो याद रखिएगा इनमें से कोई भी ड्रग जो वहां पे ऑप्शन में थी आपकी राइट आंसर है डोमपेरिडोन, मेटाक्लोप्रामाइड और प्रोक्लोरपेराजाइन, है ना। तो इनमें से कोई भी ड्रग्स थी वो आपकी डोपामीन की एंटागोनिस्ट ड्रग्स आपके ऑप्शन में थी, वो राइट आंसर आपका है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो डोपामीन की एंटागोनिस्ट ड्रग याद रखें। ओके चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल इस शानदार सेशन के अंदर आपको बता देना चाहते हैं
बिल्कुल इसी तरीके के कई सारे एमसीक्यू सेशन जिसमें जिपमर का, पीजीआई का, एचजीपीजीआई के कई सारे सेशंस यहाँ पे पालीवाल सर के द्वारा करवा के आपके YouTube चैनल में रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जाके उन सारे सेशन को भी जरूर वॉच करें, वो भी आपके नॉर्थ सेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं वो सारे, ध्यान रखिएगा। तो उनमें भी नए क्वेश्चंस आए हैं, वो भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल चैनल पर विजिट करके वो सारी चीज़ें भी देखें और बिल्कुल अपना यहाँ पे नॉर्थ सेट का प्रिपरेशन और बढ़िया करें। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके लिए बायोफिजिकल प्रोफाइल, और मैं बता देना चाहता हूँ ये हर एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल ये जिपमर के एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद में एचजीपीजीआई के एग्जाम में पूछा गया था, देन पीजीआई के एग्जाम में भी पूछा गया। बायोफिजिकल प्रोफाइल आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये नॉर्थ सेट, पिछले नॉर्थ सेट में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बन रहा है इसका। अगर ये याद नहीं कर पा रहे हो तो क्या तैयारी कर रहे हो मुझे नहीं पता, है ना। ओके, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल याद रखें कि बच्चे का सबसे पहले पैरामीटर्स याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इंक्लूडिंग बायोफिजिकल प्रोफाइल एक्सेप्ट, ऐसा करके। तो याद रखिएगा इनके पैरामीटर, एनएसटी इसमें इंक्लूड होगा, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स इसमें इंक्लूड होगा, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट होगा, फीटल मसल टोन होगा और एमनियोटिक फ्लूइड होगा। ये 5 कंपोनेंट्स, 5 पैरामीटर्स आप याद रख सकते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल के लिए। इंटरप्रिटेशन की बात करें कि बायोफिजिकल प्रोफाइल जब आप देखते हैं, है ना, तो मोस्टली कितना कितना स्कोरिंग, तो मैक्सिमम स्कोर 2 करके अपन यहाँ पे चलते हैं, हर एक पैरामीटर्स का 2 और मिनिमम 0 देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है कि सर टोटल स्कोर कितना है, तो टोटल 10 का स्कोर समझना है, ध्यान रखिएगा। अब 10 में से देखो कितना 8 to 10 है, उसको मोस्टली अपन क्या मानते हैं, यहाँ नो फीटल एस्पेक्सिया, यानी कि बच्चे का कोई एस्पेक्सिया नहीं है, तो नो फीटल एस्पेक्सिया अपन 8 to 10 को मानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पे, अगर बच्चा मोर देन 36 वीक का है और डिलीवर हुआ है तो उस कंडीशन में मोस्टली अपन 6 का आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रोनिक हाइपोक्सिया को बताएगा, और 6 से नीचे है तो मोस्टली अपन कहते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है, मतलब इसको असेसमेंट करने की जरूरत है ना। बिल्कुल इस तरीके के क्रोनिक हाइपोक्सिया का है। यहाँ पे क्रोनिक हाइपोक्सिया में अगर 4 स्कोर आ रहे हैं और बिलो 30 वीक्स का बच्चा है तो उसमें भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये भी क्या है, अबनॉर्मल रिजल्ट है। और सर्टेन हाइपोएस्पेक्सिया रह रहा है, तो वो यहाँ बिलो 120 पर मिनट्स की जो परसिस्टेंट स्कोर आ रहा है बिलो 4, तो ये एक सर्टेन हाइपोएस्पेक्सिया को बताएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, जिसमें स्कोर आपने 2 रखा है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इस बायोफिजिकल प्रोफाइल में याद रखने लायक है पैरामीटर्स, और उसके बाद में कि कितना कितना स्कोर कितना रहेगा वो देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट्स या पैरामीटर्स का, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट, फीटल ब्रीदिंग, फीटल मूवमेंट्स और फीटल टोन और एमनियोटिक फ्लूइड, 5 कंपोनेंट्स अच्छे से याद रखें। स्कोर 2 कब देना है, स्कोर 0 कब देना है, आराम से रीड करिएगा और इसको अच्छे से असेसमेंट करके आप देखें। तो यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान रखें किसके बारे में, यहाँ बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में, बिल्कुल कि बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बढ़िया से एनालिसिस जरूर करें बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्कोरिंग को अपन किस किस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। 8 to 10 हो गया, 6 हो गया, बिलो 4 हो गया, है ना। तो ये हाइपोक्सिया वगैरह को इंडिकेट करता है, तो कब हाइपोक्सिया है कब नहीं है वो सारा असेसमेंट आपको यहाँ पे रहना चाहिए। उसके अलावा मैंने इससे रिलेटेड, यहाँ बीपीडी से रिलेटेड और जो है वो मैंने एचजीपीजीआई या पीजीआई के सेशन के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है, वो भी पेपर सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन यूएसजी, बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है। देखो अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन चाहे उस एग्जाम में, इस एम्स के एग्जाम्स, एमएससी के एग्जाम में बना या नहीं बना, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, सभी को पता होता है कि सर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, कि बिल्कुल ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया सर, कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल मोलार प्रेगनेंसी जो होती है, ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, और अपन इसको क्या करते हैं, मोलार प्रेगनेंसी जहां होती है ना, बिल्कुल हाइडेटिफॉर्म मोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइडेटिफॉर्म मोल। तो ये जो कंडीशन अपन देखते हैं, तो इस कंडीशंस के अंदर यूएसजी की फाइंडिंग देखेंगे, तो यूएसजी के अंदर इस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, है ना, बिल्कुल। तो ये अपीयरेंस क्या है, स्नो स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म का मतलब है, स्नो मतलब बर्फ, स्टॉर्म यानी तूफान, जैसे बर्फ का तूफान आ रखा हो उस तरीके की फाइंडिंग यहाँ देखने को मिलती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन यूएसजी, मोलार प्रेगनेंसी या हाइडेटिफॉर्म मोल या वेसिकुलर मोल जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, इसका पिक्चर आ सकता है, इसलिए आप सभी के सामने इसका पिक्चर लेके आए हैं। नॉर्थ स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएस इनिशियल साइन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का इनिशियल साइन क्या होगा। ये एम्स की एमएससी का 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2020 में जो एमएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी डिटो आरडीएस के इनिशियल साइन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा कि आरडीएस का इनिशियल साइन क्या होता है। तो आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहला इनिशियल साइन आरडीएस का क्या है, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग। बिल्कुल, एसेसरी मसल जो आपकी स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स वगैरह है, इनका क्या करना, ब्रीदिंग के लिए यूज करना क्या है, इनिशियल साइन होता है, शुरुआती साइन होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तो फर्दर डिस्निया वगैरह की डिफिकल्टी है, वो सारी चीजें देखने को, टैकीकार्डिया वगैरह देखने को मिलता है ना। तो शुरुआती साइन क्या होता है, इनिशियल साइन है एसेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, पेशेंट जो है वो एसेसरी मसल्स का यूज करने लगता है, ध्यान रखिएगा। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का इनिशियल साइन है, बहुत अच्छे से याद रखें। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके नॉर्सेट के एग्जाम में बन सकता है। बिल्कुल चलिएगा, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल बढ़िया चीजें देख पा रहे हैं, और चैनल के अंदर पहले बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। वास्तव में अगर आप सही तरीके का, बढ़िया तरीके का कंटेंट और कुछ सीख के अगर जा रहे हो, तो लाइक किए बिना चले गए तो हमेशा पछताओगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि याद नहीं होगा। तो लाइक जरूर करें सेशन को, और जितने भी सेशन देखें, हमेशा किसी का भी सेशन देखें, ध्यान रखिएगा, लाइक जरूर करना होता है, क्योंकि आप कुछ गेन कर पा रहे हो। सामने वाले ने इतनी मेहनत की है आपको कुछ बताने के लिए, तो बिल्कुल लाइक करना हमेशा बनता है, चाहे सेशन किसी का भी हो, ध्यान रखिएगा। अगर आप उसको नफरत की निगाहों से देखोगे तो कभी वहां से कुछ नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखिएगा। सीखने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ता है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन जियोग्राफिकल एरिया। बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है कि अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या है, कांस्टेंट प्रेजेंस है किसी डिजीज का, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन जियोग्राफिकल एरिया। देखिएगा, अगर कोई डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है तो वो कौन सी है, याद रखिएगा। तीन तरीके की डिजीज मोस्टली अपन देखते हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, उसके बाद में होता है एपिडेमिक, और तीसरा है पेंडेमिक, है ना। बड़े बड़े अगर अपन देखें तो इस तरीके के रहेंगे। एंडेमिक की बात करें तो एंडेमिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेजेंस। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस। कांस्टेंट प्रेजेंस का मतलब है कि वो डिजीज जो है वहाँ के लोकल एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कई सालों से प्रेजेंट है ना। बिल्कुल कई सालों से, जैसे अपन कहते हैं सर हिली एरिया, एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई हिली एरिया है और वहाँ पे आयोडीन का डेफिशिएंसी चल रहा है, उनके खाने पीने में आयोडीन